उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई की विभिन्न तकनीकों के बारे में। किसान भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि धान हमारे लिए एक प्रमुख खाद्यान्न है, साथ ही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है। इसलिए कई मायनों में धान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि धान की फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो, और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि किसान भाई बहन ये समझे, ये जाने कि किस तरह की मिट्टी में किस तरह की बुआई करनी चाहिए। आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं शस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद उमा, नमस्कार। मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि धान की बुआई की कितने प्रकार की तकनीकें होती हैं? विशेषतः धान की बुआई जो हम करते हैं वो कई हद तक डिपेंड करती है कि किस तरह की मिट्टी है या किस तरह का जल वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम तरीक़ों की बात करें, विभिन्न तकनीकों की बात करें, तो बेसिकली 3-4 तकनीकें होती हैं। एक होती है डायरेक्ट सोइंग, जिसको हम सीधी बुवाई बोलते हैं। एक होती है ट्रांसप्लांटिंग, जिसको हम रोपाई विधि बोलते हैं। उसके बाद होती है श्री विधि, जिसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं। और एक होती है मैकेनिकल सीडिंग, जिसमें हम अगर ड्रम सीडर वगैरह कोई मशीन्स यूज़ करके हम बुआई करते हैं बीज की। तो ये कुछ तकनीकें होती हैं। अब किसानों के पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कैसा ज़मीन है, उस पे जल जमाव हो रहा है या नहीं, या मिट्टी किस तरह का है, तो उस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बुआई तकनीकें इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी मैम। तो मैम, आप इन तीनों तकनीकों को विस्तार से समझा दीजिए। पहली जो हमारी डायरेक्ट सोइंग यानी सीधी बुआई हो गई। तो डायरेक्ट सोइंग कहने का मतलब ही है कि हम या जब बुआई कर रहे हैं तो हम सीधे अपने जो मेन लैंड है, अपनी जो ज़मीन है, उस पे हम सीधे बुआई कर रहे हैं। तो दो प्रकार की डायरेक्ट सोइंग होती है, यानी सीधी बुआई दो तरीके की होती हैं। एक तो हमारी सूखी बुआई होती है और एक गीली बुआई होती है। सूखी को जिसको हम ड्राई डीएसआर बोलते हैं, और गीली बुआई जिसको हम वेट डीएसआर बोलते हैं। तो सूखी क्या होती है कि जब किसानों के पास अगर पानी वर्षा नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर पानी की कमी है, इरिगेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उस समय जल जमाव बहुत कम होता है ज़मीन पे। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जब हम वर्षा जैसी ही पहली वर्षा आती है, उसमें हम प्लाविंग करते हैं, और उसको सूखने के बाद, मतलब ज़मीन हमारी जो होती है वो हल्की सूखी होती है, और उसके बाद हम उसकी बुआई करते हैं, अपने धान की बुआई करते हैं। और दूसरी जो होती है गीली बुआई, गीली डीएसआर जो होती है, उसमें जब अगर हमारे पास पहले क्या करते हैं, वतर डीएसआर जिसको बोलते हैं, उसमें हम थोड़ा इरिगेशन दे देते हैं। वर्षा अगर रहती है तो मिट्टी काफ़ी गीली रहती है, तो हम उस समय प्लाविंग करते हैं। उसके बाद हम पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं। और जब हमारी मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि जब हल्की बहुत मॉइस्चर रहे मिट्टी में, तो हम सीधी बुआई करना चालू करते हैं धान की। अब सीधी बुआई करना कैसे है? हम सीधी बुआई करने के लिए, जैसे धान की कोई भी वैरायटी है, अगर आप उसकी स्पेसिंग तो पहले देख लेते हैं। मतलब जनरली 20x10 के स्पेसिंग पे हम बुआई करते हैं। तो क्या करेंगे कि हम लाइन 20 रो, जो हमारी रो की डिस्टेंस होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हम जब रो बनाते हैं, उस पे लाइन, तो हम लाइन बनाकर, और उस पे जो धान होता है उस पे सीधे तरीके से धान हम गिराते जाते हैं, उसको हम लाइन सोइंग बोलते हैं। और उसके बाद हम उसकी थिनिंग करके उसकी डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह की सीधी बुआई से क्या फ़ायदे होते हैं कि हम काफ़ी हद तक पानी की बचत करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी को कोड़ना नहीं पड़ा या पडलिंग नहीं करनी पड़ी, मज़दूरी कम हो जाती है इसकी वजह से, और काफ़ी हद तक समय की भी बचत होती है। जिन किसानों के पास मतलब पानी या जल जमाव नहीं है, या पानी का फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में हम डीएसआर जाते हैं, और डीएसआर से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। जैसे कि हमारे काफ़ी उसकी जो उपज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और पानी जब बचता है, पानी मतलब पानी की बहुत ज़्यादा खपत नहीं होती है डीएसआर में। दूसरी होती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग विधि। तो ट्रांसप्लांटिंग विधि में क्या होता है कि पहले हमें नर्सरी लगाना होता है। तो नर्सरी हम अलग जगह करते हैं, और फिर जब नर्सरी का पौधा हमारा 20 से 25 दिन का हो जाता है, तो उस 20 से 25 दिन पुराने पौधे को हम उखाड़ कर एक-एक करके हम उसको ज़मीन में लगाते हैं, हमारे मेन लैंड में लगाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब हम नर्सरी लगाते हैं, तो नर्सरी में जब बुआई कर रहे हैं, तो नर्सरी
मेन लैंड जब हम अपना प्रिपेयर कर रहे हैं उसके समझ लीजिए मेन लैंड के सोइंग के 20 से 25 दिन पहले हमें अपना नर्सरी तैयार करके अपना बिछड़ा गिरा देना होता है। तो नर्सरी भी हम कई तरीके से तैयार करते हैं, चाहे वेट नर्सरी हो गया, ड्राई नर्सरी हो गया, डेपॉग नर्सरी हो गया, जो भी। तो अब हम जनरल जब बिछड़ा गिरा देते हैं तो उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद क्या होता है कि जब हमारा धान धान में दो पत्तियाँ, दो लीफ जब अंकुरित होकर निकल आती हैं तो उस समय उसको हम निकालते हैं और अपने मेन लैंड की तैयारी जो हमने कर रखी होती है। मेन लैंड की तैयारी कैसे करनी होती है? पडलिंग करना होता है, इरिगेशन करके उसको अच्छे से कोड़ना होता है, ताकि जब जो हम बीज निकाल रहे हैं, जो सीडलिंग्स हम जो निकाल रहे हैं उसके जड़ें काफ़ी अच्छे से पकड़ ले हमारी मिट्टी को। तो इसके लिए हमें पडलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। पडलिंग यानी कि पडलिंग यानी कि हम कई बार, एक पडलर होता है तो पडलर से हम कई बार मिट्टी को कोड़ रहे हैं, अच्छी तरह से मिट्टी को मिला रहे हैं। हमने पानी दिया, इरिगेशन दिया अपने मिट्टी में, और उसके बाद हमने कई बार पडलर चला दिया। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी, जो बड़े बड़े ढेर थे, वो अच्छे अच्छे फाइन, मतलब काफ़ी छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। और ये टूट जाने से क्या होता है कि वो काफ़ी स्टिकी, मतलब काफ़ी अच्छे से वो जड़ों को पकड़ लेती हैं। तो जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब जब हम वो सीडलिंग्स को, हम अपने बिछड़े जब हमारे बड़े हो जाते हैं, दो दो पत्ते जितने बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम जब उखाड़ते हैं और दोबारा मेन लैंड में लाकर लगाते हैं, तो वो मेन लैंड में काफ़ी अच्छे से उनकी जड़ें पकड़ लेती हैं। तो इसलिए पडलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे मेन लैंड के लिए। इस केस में जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तब। तो ट्रांसप्लांटिंग में क्या किया हमने? पहले नर्सरी तैयार किया, जब हमारा बिछड़ा गिराया हमने, और जब वो 20 से 25 दिन पुराना हो गया तो हमने उस बिछड़े को, हमने उस पौधे को, मतलब हमने उस सीडलिंग को निकाला और निकाल कर उसने अपने मेन लैंड में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। और ट्रांसप्लांट करने के समय हमें ये ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारी मिट्टी की पडलिंग काफ़ी अच्छे से हो गई हो। अतः क्या होगा कि जड़ें हमारी, जो पौधे रहेंगे उसके जड़ें पकड़ेंगे नहीं मिट्टी पे। तो इसलिए ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस पे कुछ विशेष ध्यान रखनी पड़ती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग में, वो ये कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें दूरी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए। 20 से 25 या 20 से 10, मतलब 20 बाई 10 या 20 बाई 25, ये हमारा 20 बाई 10 या 20 बाई 15, तो ये हमारा ट्रांसप्लांटिंग करने का स्पेस होता है। यानी दो रो टू रो के बीच की स्पेसिंग हमारी 20 होती है, और पौधे पौधे की स्पेसिंग जो होती है हमारी 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी, किस तरह की वैरायटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये विशेष ध्यान देना होता है आपको कि आपकी स्पेसिंग मेंटेन रहे उसमें। और पानी हमेशा रहना चाहिए, सबसे खास बात। जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस केस में हमें ये ध्यान देना, जो कि डीएसआर में नहीं था। हमने जब ट्रांसप्लांट किया तो हमने विशेषता ये ध्यान रखना है कि हम जब पौधे को लगा देते हैं तो उसमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक की पानी हमेशा हम बरकरार रखते हैं, ताकि हमारा पौधा अच्छे से रहे। तो यूजुअली कहा जाता है कि ट्रांसप्लांटिंग हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं हो। जैसे वर्षा हो गई और वर्षा का पानी काफ़ी हद तक उस ज़मीन पर टिका रहा, तो उस केस में हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, काफ़ी आराम से कर सकते हैं। तो जिस जगह पे पानी का जल जमाव नहीं होता उस केस में हम डीएसआर कर सकते हैं। तो ये फ़र्क हो गया। और तीसरी विधि हो गई जो हमारी श्री विधि। तो श्री विधि तो, और साइंटिफिक विधि हम जिसको बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये थोड़ा साइंटिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें किसानों को विशेषतः बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ें तो हो गई हमारी नर्सरी की प्रिपरेशन। तो जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, अभी जैसे मैंने ट्रांसप्लांटिंग के समय बताया, हमने कहीं पे भी नर्सरी लगा दिया 20 से 25 दिन पे, तो उस केस में हमारे एसआरआई के केस में क्या होता है कि हम जो नर्सरी तैयार करते हैं वो काफ़ी एरिया में, छोटे एरिया में करते हैं, और या तो हम डेपॉग नर्सरी भी तैयार करते हैं। तो उस डेपॉग नर्सरी में क्या होता है कि जब पौधे जो आपके 12 से 14 दिन के हो जाते हैं, तो उस केस में हम 12 से 14 दिन के पुराने पौधों को हम उठाकर उसको अलग अलग कर करके और फिर हम मिट्टी में लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्रांसप्लांटिंग ही कर रहे हैं, पर ये ट्रांसप्लांटिंग से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले तो हमने जो नर्सरी जो लगाया था पहले, तो वो 20 से 25 दिन पुराना था। यहाँ पे जो हमारा नर्सरी है वो हम 10 से 12-14 दिन पुरानी सीडलिंग को ही उठाकर हम मिट्टी में लगाते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो अपनी मिट्टी को तैयार किया है वो और भी ज़्यादा हद तक, कई ज़्यादा हद तक मॉडलिंग हमने किया है। हमारी जो मिट्टी जो तैयार हुई है वो एकदम स्टिकी होती है, मतलब क्लेई होती है। स्टिकी मतलब कि जैसे आप हाथ से उठाइएगा तो चिपचिपी मिट्टी लगेगी। तो हमने मिट्टी को इस तरह से तोड़ देना है पडलर से। तो हम इरिगेशन देते हैं, पानी की कोई कमी नहीं होती हमारे खेत पे, हमने इरिगेशन दे दिया, मिट्टी
पडलिंग कर दिया कई बार, और उसके बाद पडलिंग करके हमने अपने मिट्टी को इतने छोटे छोटे कण में तोड़ दिया कि जो छोटे छोटे ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स जो हम निकाल रहे हैं अपने डेपोक नर्सरी से, वो काफ़ी अच्छे से चिपक जाते हैं। इसमें जो एक दूसरी ध्यान हमें ये देनी है कि जो हम स्पेसिंग मेंटेन करते हैं वो 25-25 मतलब 25 टू 25 रो टू रो होता है डिस्टेंस, और 25 से 25 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं श्रीविधि में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि श्रीविधि के जो छोटे छोटे जो सीडलिंग्स हैं, अगर हम उनको ज़्यादा जगह देंगे तो उससे ज़्यादा टिलर्स निकलेंगे, मतलब ज़्यादा सेकेंडरी रूट्स, सेकेंडरी स्टेम्स निकलेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कि हम ये स्पेसिंग मेंटेन ज़रूर करते हैं 25 इंटू 25 सेंटीमीटर का। दूसरी चीज़ कि जब हमने ट्रांसप्लांटिंग पहले जैसे किया था, तो उसमें हमने सीडलिंग्स जो 20 से 25 दिन पुराना निकाला था, तो उसमें हमने एक जगह पे, जिसको हिल बोलते हैं, कई बार होता है कि हमने एक जगह पे 1 से 2 सीडलिंग्स डाल दिए, पर हमें श्रीविधि में एक तरीका विशेष ध्यान ये देना होता है कि एक जगह पे हमें एक ही सीडलिंग डालना है और उसको बस चिपका देते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर गाड़ते नहीं हैं उसको। बस वो इतना छोटा पौधा होता है कि वो आराम से आप अंगूठे से प्रेस कीजिएगा तो वो चिपक जाएगा। तो ये होता है, ये कुछ चीज़ें जो हमें विशेषतः ध्यान देनी होती है। तो पहला चीज़ ये हो गया कि नर्सरी 10 से 15 दिन, 10 से 14 दिन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप उसको हटा रहे हैं, जब आप हर सीडलिंग्स को अलग कर रहे हैं, तो एक एक सीडलिंग को ही हम एक जगह पे डालते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर से, मतलब अंदर घुसाते नहीं भी, जस्ट मतलब हमको बस थोड़ा सा उसको चिपका देना है, मिट्टी पे सटा देना है, वो अपने आप खड़े हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आप बहुत काफ़ी अच्छे से टेलरिंग होती है उसकी, और काफ़ी ज़्यादा ईल्ड भी होती है। तो ये साइंटिफिक हमारा रिसर्च कहता है कि जब हम श्रीविधि में लगाते हैं, प्रॉपर साइंटिफिक वे में धान लगाते हैं, तो हमारा ईल्ड जो होता है धान का, जो हमारा उपज जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है बाकी दोनों विधियों से। तो ये हो गई हमारी श्रीविधि की कुछ और विशेषता। ध्यान इसमें ये देना होता है कि श्रीविधि में हम जो, जैसे हमने नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग किया था, तो उसमें हमने कहा था कि पानी को हमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक मेंटेन रखना है स्टेजेस में, उन पौधे में। तो लेकिन श्रीविधि में क्या होता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर समय 2 से 5 सेंटीमीटर का पानी उसमें जमा करके रखना है। नहीं, हम क्या करते हैं, अगर किसानों के पास जैसे अगर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, इसमें हम ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पानी दे रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद जब मिट्टी में हल्के हल्के क्रैक्स, एकदम पतले सुई धागे जितने पतले क्रैक्स अगर जब नज़र आने लगे, तो ही हम दूसरा इरिगेशन देते हैं। तो इसको हम ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड बोलते हैं, जो कि हम श्रीविधि में विशेषतः इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पानी बचे रहे, और काफ़ी साइंटिफिक तरीके से हमने जल को उसी समय डाला जब प्लांट पौधे को उस जल की आवश्यकता है, ना कि हमने हर समय डालकर अपने जल की भी बर्बादी की, और मतलब पौधे को जब ज़रूरत है तो ही हम जल डाल रहे हैं इसमें श्रीविधि में। तो ये होती है। और इसके अलावा एक चीज़ का मतलब जिसको हम लिमिटेशन बोल सकते हैं श्रीविधि की, वो ये होती है कि थोड़े लेबर भले ज़्यादा लगते हैं इसमें, पर इसमें उपज जो कहते हैं, उपज काफ़ी हद तक बेहतर आती है श्रीविधि से अगर हम बुआई करें तो। अगर ट्रांसप्लांटिंग या डीएसआर की अपेक्षा करें, तुलना करें, तो उससे ज़्यादा श्रीविधि में हम पाते हैं अगर आप साइंटिफिकली बुआई उसकी करें तो। तो ये हमारी 3 तकनीकें थी। इसके अलावा एक होती है कि अगर किसानों के पास मैकेनिकल ड्रिलिंग, मैकेनिकल सीडिंग की अगर उनके पास सुविधा है, तो जैसे ड्रम सीडर मेथड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ड्रम सीडर एक मशीन आता है जिससे सीधे सीधे अंकुरित बीजें जो होती हैं वो ड्रम सीडर में हम डालते हैं और ड्रम सीडर को चलाते हैं, और जैसे चलते जाएगा वैसे वैसे वो सीडलिंग की बुआई होते जाएगी कुछ अपनी डिस्टेंस पे। तो वो ड्रम सीडर होता है क्या, ऐसा मशीन होता है जिसे चक्के पे कुछ 20-25 सेंटीमीटर की दूरी पर कांटे होते हैं। तो जब हम उसको चलाएंगे तो वो कांटे के साथ साथ वो छेद, मतलब उसी कांटे से वो जो अपना अंकुरित बीज है वो निकल कर और अपने निर्धारित स्पेस पर अपने आप लगते जाएगा जैसे जैसे हम उस मशीन को चलाएंगे। तो ये तो तब बात हो गई जब अगर किसानों के पास ये मशीन है। अगर किसानों के पास ये मशीन नहीं है तो ऊपर में से जो मैंने 3 बताए, आप उन तीनों में से किसी भी तकनीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे जल आपके पास कितना अवेलेबल है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, उस पे डिपेंडेंट है ये सब। जी मैम, इन तकनीकों को समझाते हुए कई बार आपने नर्सरी के बारे में बात की, और एक जी। बार आपने ये भी कहा कि कई प्रकार की नर्सरियाँ होती है। जी। तो मैम कितने प्रकार की नर्सरी होती है? बेसिकली ये तो जब मैंने नर्सरी का बात करना इसमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम तीनों
जब हमने विभिन्न तकनीकों की बुआई करने की जब बात की, तो उसमें हम नर्सरी एक ही तरीके का नहीं लगाते। जैसे मैंने अभी बताया कि नर्सरी जो हमारी श्री विधि में थी वो डिपॉग नर्सरी होती है। अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो हम वेट नर्सरी भी कर सकते हैं, ड्राई नर्सरी भी कर सकते हैं। और डीएसआर क्या होता है, डीएसआर में तो हम डायरेक्टली बुआई कर रहे हैं, तो उसमें हमें नर्सरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो नर्सरी बहुत हद तक हमें डिपेंड करता है कि हम कब अपने पौधे की बुआई करना चाहते हैं। जैसे कभी क्या हो गया कि अगर हम जो धान के पहले हमने जिस पौधों को लगा रखा है, अगर उसके काटने के बाद हमारे पास ज़्यादा समय अगर नहीं है धान को लगाने के, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम नर्सरी अपना तैयार कर लेते हैं। तो जैसे ही हम अपना पौधा काटेंगे तो तुरंत से उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकेंगे। तो अब नर्सरी बेसिकली 3 तरीके की होती है। एक होती है अपलैंड नर्सरी, एक लोलैंड नर्सरी और तीसरी होती है डिपॉग नर्सरी। तो अपलैंड नर्सरी हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है, किसानों के पास इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते हैं किसान, उसमें ड्राई मेथड से करना क्या होता है कि हम उसमें जो हमारा अपलैंड ज़मीन होता है, अपलैंड ज़मीन मतलब कि जहाँ पे पानी जल जमाव ना हो, तो उसमें हम उसको छोटे-छोटे मिट्टी है, जो हमारी ज़मीन है, उसको हम छोटे-छोटे बेड में बाँट लेते हैं। तो जैसे 1 से 1.5 मीटर के चौड़ाई तक के बेड में बाँट लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो धान रहता है, हम उसको पहले अंकुरित करा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो आपको क्या करना है कि पहले 1 दिन 72 घंटे के लिए आपको जो धान है उसको पानी में भिगो कर रखना है। देखिएगा कि जब उसमें अंकुरन थोड़ी-सी हो जाए, तो उसको उस जौ को हम क्या बोलते हैं, प्री जर्मिनेटेड सीड। तो उस जौ को आपको छिड़क देना है, जो आपने अभी बेड बनाया था उसके ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है और उसको अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप उसके ऊपर गनी बैग, मतलब जो जूट के बैग होते हैं, उसके ऊपर लगा दीजिए, बिछा दीजिए और अपना हल्का-हल्का पानी आप हर 2-3 दिन में देते रहिए। तो इससे क्या रहेगा कि अंदर का मॉइस्चर काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा और उसके बाद कुछ 4-5 दिनों के बाद आप गनी बैग को हटा दीजिए। देखिएगा कि वो आपका जो बीज है वो अंकुरन हो गया है। दूसरा विधि हो गया हमारा लोलैंड नर्सरी। तो लोलैंड नर्सरी तो सिंपल होता है, जहाँ पे पानी है आप पडलिंग कीजिए अपने ज़मीन पे, पडलिंग करके उसमें पानी की कोई कमी नहीं है, पानी ठहर रहा है, उसमें प्री जर्मिनेटेड सीड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका नेचुरल जैसा सीड आता है आप उसको सिंपल ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। प्री जर्मिनेटेड सीड दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर प्री जर्मिनेटेड है तो वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप प्री जर्मिनेटेड सीड ही लें और उसको आप ब्रॉडकास्ट कर दें। और ब्रॉडकास्ट करने के बाद जैसे हम नॉर्मली अपना ब्रॉडकास्ट करने के बाद हम वेट करेंगे 20 से 25 दिन के बाद हम उसको निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने श्री विधि के लिए बताया था, डिपॉग नर्सरी। तो ये डिपॉग नर्सरी के लिए तो हमें ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हम सीधे क्या कर सकते हैं कि हम अपने सीमेंट एरिया पे भी अपना वो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्या करना है, प्लास्टिक शीट लेना है, उसके ऊपर कुछ 2 से 5 सेंटीमीटर का बालू हमें परत बना लेनी है उसकी। और उस बालू के ऊपर हमने क्या करना है कि हमने बीजों को काफ़ी घने मात्रा में ब्रॉडकास्ट करके, वो बीज जो हम छिड़क रहे हैं वो काफ़ी घना होना चाहिए। तो घना इसलिए होना चाहिए कि जब वो बड़ा होगा, अंकुरन जब होगी उसमें और जब उसकी जड़ें आएंगी, तो वो जड़ें आपस में मिल जाएंगी, मतलब वो जड़ें आपस में एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को पकड़ लेंगी। तो इससे क्या होगा कि एक तरह का मैट बन जाता है। तो जब आप उसको निकालिएगा बालू से, तो आप उसको रोल करके निकाल सकते हैं। ऐसे ही रोल मैट बनाकर आप उसको खेत पे लेके जाइए। खेत पे लेके जाने के बाद हर एक सीडलिंग को आप अलग कीजिए और उस सीडलिंग को आप मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये होता है डिपॉग नर्सरी। तो ये डिपॉग नर्सरी हम श्री विधि में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मैंने बताया था कि पानी मॉइस्चर जो होता है वहाँ पे काफ़ी स्टिकीनेस होती है। तो जब अब डिपॉग नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी आसानी से वो चिपक जाता है। तो इसीलिए हम श्री विधि में यूजुअली डिपॉग नर्सरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 बेसिक नर्सरी हैं हमारे। तो मैम आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कितनी तरीके से धान की बुआई होती है, साथ ही कितने प्रकार से नर्सरी तैयार की जाती है अलग अलग बुआई के लिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे। तो किसान भाई बहनों, आप अलग अलग तरीके से धान की बुआई कर सकते हैं, जिस तरह की मिट्टी है उस तरीके से, और साथ ही अलग अलग बुआई के लिए अलग अलग तरीके से नर्सरी तैयार करनी होती है और कभी कभी नर्सरी नहीं भी तैयार करनी होती है, जैसे कि सीधी बुआई में। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा काफ़ी उपयोगी साबित होगी। हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले ख़ास बात की अपना और अपनी फसलों का रखे विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।